एक बार की बात है, देर रात एक गांव में एक शराबी व्यक्ति अपने घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां अचानक घंटी बजाते हुए एक रिक्शा वाली आ जाती है। वो बहुत ही सुंदर होती है। अरे वाह, इतनी सुंदर रिक्शा वाली! आज तो मैं इसी के रिक्शा में घर जाऊंगा। रिक्शे वाली, चमनपुरा चलेगी क्या? जरूर, बैठिए। सुंदर रिक्शा वाली को देख शराबी की नीयत खराब हो जाती है। वो सोचता है, गांव जाते हुए जब बीच में जंगल आता है, मैं वहां इसका फायदा उठा लूंगा। थोड़ी देर बाद जब वो भी जंगल में पहुंच जाते हैं। रानी, कहाँ इस भारी जवानी में रिक्शा चला रही है? आजा, मैं तुझे अपनी रानी बना लूं। जरा रोक तो अपना रिक्शा। जब ही रिक्शा वाली पीछे देखती है, शराबी की सारी शराब उतर जाती है। वो रिक्शा वाली चुड़ैल बन गई होती है। वो बहुत भयानक रूप ले लेती है और रिक्शा रोक लेती है। मुझे अपनी रानी बनाएगा तू? मैं तुझे 72 हूरों के पास ही भेज देती हूँ। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, वो अनाथ हो जाएंगी। छोटी बेटियां होते हुए दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से देखता है? मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर वो चुड़ैल शराबी को मार देती है और उसे लहूलुहान करके पेड़ से टांग देती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि उस व्यक्ति की हत्या क्यों और किसने की। फिर कुछ दिनों बाद गांव की उसी चौक पर एक शराबी बुढ़ा झूमता हुआ खड़ा होता है। वो भी घर पहुंचने के लिए कोई साधन ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक घंटी बजाते हुए वही रिक्शा वाली वहाँ से आ जाती है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत रिक्शा वाली! आज तो मैं इसी के रिक्शा में घर जाऊंगा, चाहे ये 100 रुपए फालतू ले ले। ए रिक्शे वाली, जंगल पार के गांव चलेगी क्या? जी बाबा जी, जरूर चलूंगी। आइए बैठिए। अरे पगली, बाबा किसे बोल रही है? अभी तो मैं जवान हूँ, जरा ध्यान से तो देख। उस बुढ़े की नजर भी रिक्शा वाली को देखकर खराब हो जाती है। वो भी सोचता है, जैसे ही ये रिक्शा वाली बीच जंगल में पहुँचेगी, मैं इसका फायदा उठा लूंगा। फिर जैसे ही वो जंगल के बीच पहुँचते हैं, शराबी बुढ़ा उसको तंग करने के इरादे से अपने हाथ से उसका कंधा पकड़ लेता है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भयानक रूप में आ जाती है। गुस्से में वो चुड़ैल शराबी बुढ़े का एक हाथ खा जाती है। बुढ़ा दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर बिलबिला रहा होता है। हे भगवान, ये क्या बला है? कौन है तू? तूने मेरा हाथ क्यों खा लिया? मैं तो तुझे प्यार ही कर रहा था। मुझे आशीर्वाद देने की उम्र में तुझे प्यार सूझ रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अभी तो मैंने बस तेरा हाथ खाया है, अभी मैं तेरी जान भी लूंगी, जैसे मैंने पहले उस शराबी के लिए थी। नहीं चुड़ैल बेटी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उस बुढ़े की लहूलुहान शरीर को पेड़ से टांग देती है। अगली सुबह जैसे ही ये बात गांव में फैलती है, लोग अचंभे से हैरान परेशान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। सभी को लगता है ये जंगल ही श्रापित है और सब उस जंगल से रात को आना जाना बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया का लड़का राजू, जो बहुत ही शरीफ और बुद्धिमान था, उसी चौक पर देर रात घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक रिक्शा वाली चुड़ैल अपना रिक्शा लेकर वहाँ से गुजरती है। सुनिए, क्या आप उस तरफ जा रही हैं? क्या आप मुझे गांव में छोड़ देंगी? जी हाँ, जरूर, बैठिए।
फिर वो रिक्शा वाली राजू को लेकर वहाँ से चल देती है। राजू को रिक्शा वाली को देखकर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, सुनो बहन, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें इतनी रात को रिक्शा चलाना पड़ रहा है? अगर कोई ज्यादा मजबूरी है तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सका तो जरूर। ये सुनकर रिक्शा वाली चुड़ैल दंग रह जाती है। उसे समझ आता है कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, रातों रात 12 बजने के कारण रिक्शा वाली चुड़ैल में बदल जाती है। क्या तुम बोलती नहीं बहन? मुझे बताओ। पर जैसे ही बोलने के लिए चुड़ैल मुंह पीछे घुमाती है, राजू दंग रह जाता है। वो कांपने लगता है। डरो नहीं भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मुझे आज पहली बार किसी ने बहन कहा है, नहीं तो इस गांव के सभी मर्द छिछोरे ही हैं। पर चुड़ैल बहन, तुम चुड़ैल कैसे बनी? क्या गांव में जो हत्याएं हो रही हैं वो तुम ही कर रही हो? हाँ, सभी हत्याएं मैंने ही की हैं। वो सभी मर्द गंदी नजर के थे, वो समाज पर कलंक थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। चुड़ैल बहन, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? फिर चुड़ैल अपनी आप बीती बताती है। पहले ये रिक्शा मेरे पति चलाते थे। एक दिन घर के बाहर वो अपना रिक्शा लगा रहे थे, तभी कुछ शराबी आए और उनसे उन्हें छोड़ने की जिद करने लगे। मेरे पति के मना करने पर उन्होंने उससे मारपीट चालू कर दी। जैसे ही मैं बाहर आई, उन शराबियों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मेरे पति को जान से मार दिया और मुझे उठाकर जंगल में ले गए और मेरे साथ बदतमीजी की। फिर मुझे भी मार दिया। मेरी लाश का अंतिम संस्कार न होने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैंने सोच लिया कि मैं हर शराबी और वैशी दरिंदे को मार दूंगी ताकि मुझे चैन आएगा। पर चुड़ैल बहन, ऐसे तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई। तुम्हें अपने पति और अपने कातिल से बदला लेना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे भाई? हाँ बिल्कुल। फिर वो राजू को अपने कातिलों का हुलिया बताती है। वो समझ जाता है ये तो गांव के आवारा लड़के हैं। वो चुड़ैल से कहता है, मैं समझ गया तुम्हारे कातिल कौन है। अब मुझे कोई तरकीब लगाकर उन्हें यहाँ पर लाना होगा ताकि तुम अपना बदला ले सको और तुम्हें शांति प्राप्त हो। मैं उन्हें कल लाऊंगा। राजू उन आवारा लड़कों के पास जाता है और उनसे कहता है, भाइयों, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं बोर हो गया हूँ अपनी बोरिंग लाइफ से। मैं भी तुम्हारी तरह मस्ती करना चाहता हूँ। अबे ढीले, तू हमारी दोस्ती करेगा? तुझे पता भी है हमारे शौक। हाँ भाई, और अपनी दोस्ती साबित करने के लिए आज रात तुम तीनों को मेरी तरफ से शराब की पार्टी। कहो मंजूर? शराब के लालच में वो तीनों उससे दोस्ती करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर रात होने पर वो चारों शराब के ठेके पर जाते हैं और राजू उन तीनों को खूब शराब पिलाता है और खुद भी शराब पीने की एक्टिंग करता है। फिर वो चारों चौक पर घर जाने के लिए सवारी का इंतजार करते हैं। तभी वो रिक्शा वाली वहाँ से आ जाती है। अरे वो क्या सुंदर रिक्शा वाली है। ए राजू, चल तुझे मजा कराता हूँ। फिर वो तीनों रिक्शा वाली का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं और उसे जंगल पार के गांव की ओर जाने के लिए कहते हैं और उसके रिक्शे पर बैठ जाते हैं। फिर बीच जंगल पर पहुंचने पर उनमें से एक शराबी लड़का रिक्शा वाले की चुनरी खींचने लगता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उन तीनों की शराब वहीं की वहीं उतर जाती है। वो तीनों को उल्टा लटका देती है। हमें छोड़ दो। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या तुम भूल गए? मैं वही हूँ जिससे तुमने बदतमीजी की थी और यही इस जंगल में मार दिया था। आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्रिया राजू भाई मेरी मदद करने के लिए। तूने हमें धोखा दिया। तू हमें धोखे से यहाँ लाया था कि ये चुड़ैल हमें मार सके। तू तो दोस्त कहने के लायक नहीं है। बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है। तुमने जो किया है वह भुगतना ही होगा। फिर वो चुड़ैल उन तीनों की गर्दन काट देती है और राजू का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो स्वर्ग चली जाती है।
जगत और शीला एक छोटे से घर में रहते थे। जगत एक फैक्ट्री में काम करता था और शीला घर घर जाकर लोगों के बर्तन धोती थी। शीला और जगत की एक ही बेटी थी मीनाक्षी, जो बेहद सुंदर थी। जो भी मीनाक्षी को देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। एक दिन की बात है जब मीनाक्षी और उसकी दोस्त पायल कॉलेज से घर वापस आ रही होती हैं। मीनाक्षी को रास्ते में एयर होस्टेस दिखती है जो ऑटो में बैठ रही होती है। इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, रोज नई नई जगह घूमती हैं। तो तू भी एयर होस्टेस बन जा, फिर तुझे भी सारी दुनिया देखने को मिल जाएगी। ओह, मैं और एयर होस्टेस कभी नहीं बन सकती। अरे पर क्यों नहीं बन सकती, क्या कमी है तुझमें? देख कितनी सुंदर है। इतना सुंदर तो कोई पूरे कॉलेज में नहीं होगा, और ऊपर से तेरी हाइट इतनी अच्छी है, तेरी इंग्लिश भी इतनी बढ़िया है कि तू सबको फेल कर देती है। अरे पर माँ बाबूजी कभी इस बात के लिए मानेंगे क्या? अरे तो उनको मानना पड़ेगा ना, और वो आखिर क्यों नहीं मानेंगे? एक बार जाकर उनसे बात तो कर। मीनाक्षी घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है। हवाई जहाज का नाम सुनकर ही उसके बाबूजी घबरा जाते हैं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? सोचो हमारी बेटी हवाई जहाज में उड़ेगी तो हमारा कितना नाम होगा। इतने सुंदर कपड़े पहनकर जब घर से बाहर निकलेगी तो मैं गर्व से बोलूंगी कि मेरी बेटी एयर होस्टेस है। मीनाक्षी की माँ मान जाती है और उसके बाबूजी को भी मना लेती है। मीनाक्षी इस बात से बड़ी खुश होती है और एयर होस्टेस बनने की तैयारी में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है और फिर एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू देने जाती है। मीनाक्षी इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और आखिरकार वो एक एयर होस्टेस बन ही जाती है। आखिर मैं एक एयर होस्टेस बनी गई। अब मैं जब ये खबर अपने माँ बाबूजी को जाकर सुनाऊंगी तो वो कितने खुश होंगे। मीनाक्षी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को ये खबर देती है। मीनाक्षी के माँ बाप ये खबर सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। 4 दिन बाद मीनाक्षी एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनकर अच्छे से तैयार होकर घर से निकलती है। मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है ना। आज इसका हवाई जहाज में पहला दिन है। अब तो ये पूरी दुनिया में उड़ेगी। चलो बढ़िया है, आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा इतना नाम रोशन किया और अब तो तुम्हारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। सही कहती हो तुम बिल्कुल, बस सब अच्छा ही हो। मीनाक्षी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसका फ्लाइट पर पहला दिन होता है। वो थोड़ी नर्वस भी होती है पर उसे अंदर से बड़ी खुशी भी होती है। मीनाक्षी का पहला दिन काफी अच्छा होता है। वो बड़ी खुशी खुशी घर जाती है और अपने माँ बाप को एरोप्लेन के बारे में सब बताती है। दोनों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और मन ही मन बड़े खुश हो रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मीनाक्षी की माँ को घर घर जाकर बर्तन भी नहीं मांजने पड़ते। उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। बस सब ऐसे ही खुश रहे और भगवान अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखे। मीनाक्षी भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। उस दिन मीनाक्षी को जॉब पर जाने के लिए काफी देर हो जाती है और ऊपर से रास्ते में बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा और यहीं और ऊपर से ना ऑटो मिल रहा है और ये बारिश भी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से काफी देर इंतजार करने के बाद मीनाक्षी को रोड के दूसरी तरफ एक ऑटो वाला दिखता है। मीनाक्षी उसे देखकर बड़ी तेज भागती है और वो साइड से आते हुए ट्रक को देख नहीं पाती। ट्रक तेजी से आता है और मीनाक्षी को उड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके सर से बहुत तेज खून निकल रहा होता है और वो कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। इधर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है पर मीनाक्षी का कुछ पता नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सब पैसेंजर आराम से अपनी सीट पर बैठे होते हैं पर तभी प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं पर फिर अचानक से प्लेन हिलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर एक एयर होस्टेस आती है। उस बच्चे की माँ बगल में आराम से आंखें बंद करके सो रही होती है। एयर होस्टेस देखते देखते पल भर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बच्चे का शोर सुनकर उसकी माँ एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं माँ, ये आंटी चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। इनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। बिट्टू बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलते। चलो आंटी को सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चा है, शायद बुरा सपना देखकर डर गया। अरे मीनाक्षी, तुम तो आज आई ही नहीं थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? मैं आई तो थी पर शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। निधि को अच्छे से याद होता है कि मीनाक्षी आज आई ही नहीं है और वो इस बात से बड़ी हैरान होती है कि आखिर चलती फ्लाइट में मीनाक्षी कैसे आ गई। निधि इस बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्लेन बार बार इस तरह हिल क्यों रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन में तो कोई खराबी नहीं होती, तो फिर ऐसा
निधि अंदर पायलट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, पर पायलट कोई जवाब नहीं देता। निधि को पायलट का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर इसके बारे में बताती है कि उनके पायलट मिस्टर रणधीर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर रणधीर तो छुट्टियों पर हैं, आज तो कोई और आया होगा। जब दोनों एयर होस्टेस अंदर जाकर पायलट की शक्ल देखती हैं तो वो मिस्टर रणधीर नहीं बल्कि कोई और होता है। आप कौन हो? आप तो हमारे पायलट नहीं हो। अगर किसी ने सीट से हिलने की कोशिश भी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ए लड़की, चल सबके साथ कोने में जाकर खड़ी हो जा, चल। सारी एयर होस्टेस एक तरफ डर कर खड़ी रहती हैं। इतने में वहां मीनाक्षी आती है। इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने बोला इस बच्चे को छोड़ दो। वो आदमी बच्चे को साइड में कर मीनाक्षी की गर्दन पकड़ लेता है। मीनाक्षी गुस्से से अपनी आंखें लाल कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देख वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। सभी पैसेंजर उस चुड़ैल को देखकर और ज्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब बता मैं तेरा क्या करूं? तुझे यही मार दूं या इस प्लेन से नीचे फेंक दूं? तू इतने सारे मासूम लोगों की जान लेना चाहता है और जब तेरी जान लेने की बारी आई तो बोल रहा है मुझे मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल आदमी को इतनी जोर से घूसा मारती है कि वो आदमी सीधा पायलट के पास जा गिरता है। मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि इस पायलट को भी मार दूंगी। तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच पाओगे। पायलट उस चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो गलती से कुछ गलत बटन दबा देता है। बटन के दबाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सारे पैसेंजर डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सब एयर होस्टेस भी घबरा जाती हैं, पर वो पैसेंजर को शांत रहने के लिए बोलती हैं। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, अभी आप बस शांत रहिए, हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे। एयर होस्टेस के समझाने पर भी कोई भी पैसेंजर समझने को तैयार नहीं था। इधर पायलट के केबिन में एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा होता है और दूसरी तरफ पायलट से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जल्दी से इस प्लेन को किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करो। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी कुछ करती हूँ। प्लेन अपना बैलेंस बिल्कुल खो चुका होता है और तेजी से एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। चुड़ैल के पास अब सबको बचाने का एक ही तरीका होता है। वो प्लेन से बाहर जाती है और प्लेन को अपने हाथों से उठा लेती है। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, मैं इन मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकती। चुड़ैल एयर होस्टेस अपनी सारी शक्तियां लगा देती है और प्लेन को दूसरी तरफ उड़ाने लगती है। कुछ ही देर में प्लेन वापस से बैलेंस में हो जाता है। शुक्र है भगवान का, अब हमें कुछ नहीं होगा। निधि जल्दी से अनाउंसमेंट करती है। देखिए, अब प्लेन उस पहाड़ से टकराने से बच गया है और अब स्थिति नॉर्मल है। हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर लैंड होने वाले हैं। आप सभी शांत रहिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमें अभी एकजुट रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में प्लेन एक सुरक्षित जगह लैंड हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से प्लेन का गेट खोलती है और सभी पैसेंजर एक एक करके बाहर आ जाते हैं। सबके बाहर आने के बाद सारी एयर होस्टेस भी बाहर आ जाती है। अब सब लोग उस चुड़ैल को देखने लगते हैं, पर वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। पर तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमियों को गर्दन से पकड़कर बाहर लेकर आती है। आज तुम्हारी वजह से इतने पैसेंजर की जान खतरे में आ गई थी। ये सब तुम दोनों ने आखिर क्यों किया? अब तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी और वो पायलट चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ एक एक पैसेंजर हमारी जिम्मेदारी है। पर तुम तो मीनाक्षी हो ना, तो फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ, मैं मीनाक्षी ही हूँ और आज आते वक्त एक एक्सीडेंट में मैं मर गई थी। मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा की तरह जॉब कर रही थी। पर जब इस बच्चे ने मुझे चुड़ैल बोला तब मैं हैरान रह गई। मुझे एक पल में सब याद आ गया और जब मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर निधि और दीपिका को बहुत धक्का लगता है। उन्हें मीनाक्षी के मरने का बहुत दुख होता है। बाकी पैसेंजर भी मीनाक्षी के लिए बड़े दुखी होते हैं। हमें तुम पर गर्व है, तुमने मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाया। एक चुड़ैल होकर भी तुमने ये याद रखा कि तुम एक एयर होस्टेस हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। अरे तुमको इस लड़की से कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी शायद एक अच्छे पायलट बन सको। पायलट अपने किए की सबसे दिल से माफी मांगता है और वो अपनी हार पर बड़ा शर्मिंदा होता है। वो सही सलामत लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देता है और उसके बाद भी वो चुड़ैल एयर होस्टेस हमेशा पैसेंजर की मदद के लिए एयरपोर्ट पर भटकती रहती थी।
साल था 1999। उत्तर प्रदेश के रुधौली गांव में एक औरत थी, हलीमा, जो चिकन बेचती थी। सस्ता चिकन, मसालेदार टुकड़े, जिगर वाला दिल, सब मिलेगा, बस पैसे दो और चुपचाप खाओ। गांव वाले कहते थे कि उसका चिकन इतना टेस्टी था कि आदमी एक बार खा ले तो दूसरी बार भूखा रहकर भी वहां आए। लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था। किसी को पता नहीं चला कि उसने कितनों की लाशें काट कर बेची थीं और कैसे उसकी दुकान में इंसानों की चीखें रात में सुनाई देती थीं। जब लोगों को ये पता चला तो लोगों ने उस औरत को मार भगाया और दुकान खाली करवा दी। इस बात को कई साल बीत चुके थे। अब 2025 में वही दुकान खंडहर बन चुकी थी। 4 दोस्त, अंशु, विक्की, कबीर और नीलेश, कॉलेज ट्रिप पर गांव आए। भाई, ये वही दुकान है ना, हलीमा कसाई वाली? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, जो वहां गया वो वापस नहीं आया। अबे डरपोक, चलना अंदर, कितना मस्त एडवेंचर होगा। मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। रात को चलेंगे 12 बजे, वरना असली भूत थोड़ी दिखेगा। हाँ? भाई, अंदर गए तो चिकन मिलेगा या हम खुद मीट बन जाएंगे? मुझे नहीं जाना। तो आज रात 12 बजे हलीमा की दुकान एक्सप्लोर करते हैं। पिछले कुछ महीनों में वहां रात को कसाई के औजारों की आवाजें, झिंगुरों की चीख और सड़े मांस की गंध हवा में फैलने लगी थी। फिर रात को 12:03 पर चारों दुकान के पास पहुंचे। चारों ने देखा कि खंडहर दुकान के अंदर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। दुकान का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। दुकान का दरवाजा खुलते ही उसमें से चरचराहट की आवाज आती है। अंदर की दीवारों पर खून से लिखा था, जो भूखा है वो मरेगा, जो ताजा है वो कटेगा। अबे चल भागे, ये जगह सही नहीं है। दूसरे सिरकटे के नीचे लिखा हुआ था, कसाई की दुकान थी वीरान, अब वहां रहता है भूत महान, बकरे की जगह काटे इंसान। फिर बोले, भैया फ्रेश है जान। अचानक उस कटे हुए सिर की पलकें झपकने लगी और उसने कहा, रात में मीट लेने मत जाना, बिरजू भूत है, नहीं माफ करना। जो हड्डी छोड़ के आएगा भाग, वो सपने में बनेगा बिरयानी का भाग। भाई, ये सब तो बहुत डरावना है, कटा सिर भी बोल रहा है। पूरी दुकान बहुत डरावनी थी और बदबू तो बहुत ही बुरी आ रही थी। डर के मारे उनकी आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई और चारों बाहर जाने लगे। अरे भाई रुको तो, व्लॉग बना लूं, लोगों को दिखाऊंगा, व्यूज और पैसे ही पैसे। भाई मरना है क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका विक्की स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक दुकान है जहां किलो पर इंसानी कटे सिर टांगे हैं, जो कि देखने में बहुत डरावने लग रहे हैं। पर आप लोग डरना नहीं, क्योंकि आप डर गए तो मेरे व्यूज कैसे बढ़ेंगे? हाँ? ये देखो मेरे दोस्त। और अचानक इतने में कैमरे में पीछे से भूत बोलते हैं, हमें भी व्लॉग में लो, हम भी फेमस होना चाहते हैं। कबीर पीछे मुंह करके देखता है और विक्की के हाथ से फोन गिर जाता है। कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। कबीर पसीना पसीना हो जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। सब भागने लगते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। चारों दोस्त खटखट करने लगते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। चारों घबरा कर पीछे मुड़ते हैं। अचानक दुकान के अंदर से आवाज आती है, कितने साल हो गए, कोई ताजा मीट नहीं आया था। अब 4 जवान आए हो। किसे पहले काटूं? हाँ? चारों ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। सड़े हुए चेहरे, हाथ में खूनी छुरी थी। पायल की जगह लोहे की जंजीरें, गले में मांस के टुकड़ों की माला, छाती पर चाकू का गहरा जख्म जो कभी बंद नहीं होता, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, किस आदमी को काटूं अगली बार? तुम्हारी रगों में जो खून है ना, वो मैं अपनी करी के लिए इस्तेमाल करूंगी।
मजा आएगा। चारों बाहर भागने को दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरी दुकान में हर टुकड़ा बात करता है, हर हड्डी कहती है एक और चाहिए, और चुड़ैल हलीमा हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसती है। हलीमा हवा में उड़ती हुई आई। सबसे कमजोर कौन है? नहीं, मुझे मत मारो, माँ कसम में चिकन नहीं खाता, मैं तो वेज हूँ। छुरी चली, झटका हुआ और नीलेश का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। नीलेश की मौत वहीं हो गई। ये देखकर तीनों की रूह कांप जाती है। अपने दोस्त के लिए वो रोने लगते हैं। बाकियों ने देखा कि हलीमा उसका कलेजा निकालकर उसे फ्राइंग पैन में डाल चुकी थी और हंसते हुए उसे तलकर बाकी सिर कटे को खिला रही थी। ये तुमने क्या किया? मेरे दोस्त को मार दिया। दुकान के एक कोने में 7 छोटे दिए थे। हर बार जब कोई इंसान मारा जाता है, एक दिया अपने आप जल उठता है, बिना तेल और बाती के। अभी तक वहां 15 दिए जल रहे थे। नीलेश के मरने के बाद एक दिया और बढ़ जाता है। इतने में सुबह होने लगती है। हलीमा हर जगह धुआं करके वापस अपनी जगह चली जाती है और दुकान का दरवाजा खुल जाता है। नीलेश का कटा हुआ सिर एक कील पर टंग जाता है। तीनों दोस्त निराश चेहरा लेकर दुकान से निकल जाते हैं। पीछे से आवाज आती है, नीलेश के कटे सिर की। भाइयों, वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सब निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। रास्ते में उनको पेड़ के नीचे एक बाबा धोती पहने बैठे दिखाई देते हैं। कबीर देखता है, बाबा की आंखें बंद होती हैं, पर वो उसके अंदर की बात जान लेते हैं। बेटा, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। उसका अगला शिकार तुम हो। उसने तुम्हारी मौत लिख दी है, तुम बच नहीं सकते। पर हमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो हमें क्यों मारना चाहती है? तुमने उसका मजाक बनाया है। उसका बहुत पुराना व्यापार है। अरे मजाक में क्या होता है? अब तुमने उसे ललकारा है तो वो तुमसे बदला लेगी। सुनो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम वही करो। आधी रात को तुम उसी दुकान पर जाओ और जो दिए जले हैं उन्हें बुझा दो। उन भूतिया चेहरों में कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, पर वहां फंस गए हैं। तुम्हें उनकी मदद मिल सकती है। बाबा कबीर अंशु और विक्की के कानों में पूरी तरकीब बताते हैं और उन्हें अपने लोटे से गंगा जल निकाल कर देते हैं एक शीशी में। उस शीशी से धुआं निकल रहा था। वो आगे जाते हैं। वो उसी गली में पहुंच जाते हैं जहां हलीमा की शॉप थी। तीनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। विक्की शीशी को थोड़ा खोल देता है। उसका धुआं सबकी नाक में जाता है तो सारे भूत उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज तीनों के कानों में चुभ रही थी। अब इस बकरे का सीना फाड़ कर देखती हूँ, दिल से डर कैसा लगता है। और धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ उसका सीना चीर दिया गया। अंदर से निकला गर्म धड़कता दिल। अब अंशु बचा था। तो सब देख चुका है, अब या तो मेरा नौकर बन जा या मीट बन जा। अंशु ने बोतल से गंगा जल निकाला। विक्की का कैमरा बैग में था। उसने पूरा गंगा जल अंदर छिड़का और पेट्रोल से आग लगा दी। चुड़ैल हलीमा चीखते हुए झुलसने लगी। मैं हर मांस के टुकड़े में जिंदा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। रात अब अंतिम चरण पर थी। सुबह के 4 बज चुके थे। विक्की के ब्लॉग की वजह से जिन्हें जानकारी मिली वो सीधे उसी दुकान में मदद के लिए पहुंचे। उन्हें एक जले हुए खंडहर में एक लड़का बेहोश मिला, अंशु। बाकी तीनों दोस्तों का कोई नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढेर और एक कटा हुआ दिल जो अब भी धड़क रहा था। अंशु को लेकर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। अंशु उन्हें पूरी कहानी बताता है। इंस्पेक्टर ने एक बोर्ड बनवाया और उसे उस दुकान के बाहर लगाया गया। संभावना है कि इस दुकान में आज भी किसी आत्मा की मौजूदगी है।
अगर कभी आप किसी गांव में रात को चिकन की महक महसूस करें तो याद रखिए हलीमा वापस आ गई है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें।